गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका नेक्स्ट जीनियस क्लासेस के अंदर। और ये चल रहा था हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस कोर्स। और इस कंप्लीट सिलेबस कोर्स के अंदर हम लोग अब तक हमारे 4 चैप्टर निपटा चुके हैं, जिसमें हमारा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगला चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। 4 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री। CBSE, RBSE, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम। ठीक है बच्चों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले हम लोग जिस बारे में बात करते हैं उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। तो हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। परिचय। इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, परिचय की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री से नाम दिख रहा है पृष्ठ, सरफेस। तो वो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो पृष्ठ का अध्ययन करती है, पृष्ठ के तल का अध्ययन करती है या उस पर होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करती है, वो कहलाती है अग्निपृष्ठीय रसायन। के सरफेस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज रिएक्शंस होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यही कह सकते हैं सरफेशियल एक्टिविटी इंटरेक्शन ऑफ सरफेस की स्टडी जो होती है वो सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with branch of chemistry which deals with interaction of surface, branch of chemistry which deals with interaction of surface of a solid or bulk is known as surface chemistry, is known as surface chemistry। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो पृष्ठीय तल एवं इस पर होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करती है पृष्ठीय रसायन कहलाती है। अब पृष्ठ पर कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, कौन कौन से इंटरेक्शन है जो पृष्ठ पर हो रही है, उसकी बात की जा सकती है कि भैया किन किन का अध्ययन है। और वही हमारा पृष्ठ के बेस पर ही हमारे इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कितने पोर्शन में पढ़ते हैं वो बात कर रहे हैं। आगे लिखेंगे, इस अध्याय को निम्न भागों में बांटा गया है। दिस चैप्टर क्लासिफाई इन फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से में बांटा गया है, हम लोग इसको कितने पोर्शन में पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग एब्जॉर्प्शन, इसको यूँ कह दीजिए, ऐसे लिखेंगे इसको, पार्ट ए एब्जॉर्प्शन,
और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पार्ट ए, इसको बोलते हैं आप लोग अवशोषण या अधिशोषण, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। इसमें ही पार्ट बी है आपका कैटालाइसिस, उत्प्रेरण, इसमें पढ़ेंगे पार्ट सी पढ़ेंगे इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलियन, और इसी में पढ़ेंगे हम लोग पार्ट डी, जिसका नाम है इमल्शन, जिसको बोलते हैं पायस। तो बेसिकली इस चैप्टर को 4 पोर्शन में बांटा है हम लोगों ने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में हम लोग अधिशोषण और अवशोषण के बारे में बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। पार्ट बी कैटालाइसिस के बारे में, पार्ट सी कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में, और पार्ट डी है आपका इमल्शन के बारे में। ठीक है बच्चों। अब खास बात यह है इसके अंदर कि ये सब पृष्ठ की सरफेस की इंटरेक्शन से, हैपनिंग्स हैं, घटनाएं हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सारी चीज़ किस में आती हैं, सरफेस केमिस्ट्री के तहत आती हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे, फर्स्ट नोट करेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पार्ट ए शुरू करते हैं, पार्ट ए शुरू करते हैं हम लोग। इस चैप्टर का पार्ट ए है हमारे पास में, इस चैप्टर का पार्ट ए एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण और अवशोषण। ये 2 चीज है बच्चों जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, इसकी शुरुआत में भी हमारे पास में सबसे पहले आता है हमारे पास में इसमें एब्जॉर्प्शन लिखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अवशोषण। या पहले एब्जॉर्प्शन लिख लीजिए, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। एडजॉर्प्शन के बारे में बात करें बच्चों, इसको एक वैसे जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो इसको यूं समझिए कि आपके पास में एक टब है और टब में आपने क्या किया, पानी भर दिया और पानी में आपने क्या किया, कुछ सूजी के पार्टिकल डाल दिए। कुछ सूजी के पार्टिकल पड़े हो, सूजी जानते हैं ना आप लोग, वही जिसका हलवा बनाते हो आप लोग, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक स्पंज का टुकड़ा डाल दिया। स्पंज जानते हो ना, जो डल्लब के गद्दों में होता है स्पंज, देखा आपने। ये आपने क्या किया, एक स्पंज डाल दिया। ये स्पंज है। जब आप पानी में इसको डाल देंगे स्पंज को, तो सूजी के पानी तो अंदर घुस जाएगा। सूजी के पार्टिकल बताओ क्या, सूजी के पार्टिकल के साथ में क्या होगा, आप कहेंगे सर सूजी के पार्टिकल इसकी सतह पर चिपक जाएंगे। ऐसे ऐसे तो होगा, पानी तो अंदर चला गया,
सूजी के पार्टिकल सतह पर चिपक जाते हैं। बस इस कणों का चिपकना ही क्या कहलाता है, आपका अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, अधिशोषण कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। जो कण चिपक रहे हैं सूजी कहलाता है आपका अधिशोष्य। क्या कहलाता है, अधिशोष्य, एडजॉर्बेट। और ये जो आपका स्पंज है ये कहलाता है आपका अधिशोषक, अधिशोषक, जिसको आप बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन लिखेंगे, ठोस की पृष्ठ पर द्रव अथवा गैस के कणों का इकट्ठा होना। लिख लीजिए, पहले लिखेंगे आप लोग एडजॉर्प्शन, हिंदी मीडियम में लिखेंगे अधिशोषण। इसके लिए अंदर लिखेंगे कि ठोस की सतह पर गैस अथवा द्रव के कणों का जमा होना क्या कहलाता है बच्चों, आपका अधिशोषण कहलाता है। अब उसे देखो सूजी के पार्टिकल है बच्चों, मैंने एग्जांपल के लिए आपको सूजी के पार्टिकल बोले। अगर मान लीजिए मेरे पास में चारकोल का टुकड़ा होता है तो इस पर कुछ गैस के पार्टिकल चिपक जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा भाई ये कौन से पार्टिकल्स है। ठीक है, एग्जांपल समझाने के लिए आपको बताया मैंने कि सूजी के पार्टिकल है, लेकिन यहाँ बात जो हम लोग करेंगे लिक्विड या गैस के पार्टिकल की बात करेंगे, वही सतह पर चिपकेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, टेक्निकली डेफिनेशन क्या होगी कि ठोस की सतह पर गैस अथवा द्रव के कणों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। वे कण जिनका अधिशोषण होता है, वे कण जिसका अधिशोषण होता है अधिशोष्य कहलाता है, अधिशोष्य कहलाता है। जबकि वह सतह जिस पर अधिशोषण होता है, जबकि वह सतह जिस पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ गैसियस और लिक्विड पार्टिकल्स, accumulation of gaseous or liquid particles at the surface of bulk, at the surface of bulk or solid is known as adsorption, is known as adsorption, is known as adsorption. The particle of gas or liquid which are adsorbed, the particle of gas or liquid which are adsorbed is known as adsorbate, is known as adsorbate. And the surface where the process of adsorption takes place, and the surface where the process of adsorption takes place is known as adsorbent, is known as adsorbent. एक बेट है, एक बेंट है। समझ में आ गया आपको, अधिशोषण का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग इसका डायग्राम बना लीजिए आप लोग, ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद में सेकंड टॉपिक हमारे पास में आता है, वो आता है हमारे पास में, फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारे पास में, सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हमारे पास में हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण को समझने के लिए समझिए हम लोग आज में बच्चों इसको क्लियर कर सकते हैं कि मान लीजिए आप एक पात्र आपके पास में है और यहाँ पर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने पानी भर दिया और पानी में आपने क्या किया बच्चों, चीनी भी घोल दी। पानी में इस बार सूजी नहीं है, चीनी घोलिए भैया, ठीक है, पानी है, इसमें पार्टिकल चीनी के भी हैं। अब आपने क्या किया, स्पंज का टुकड़ा डाल दिया इसमें, ये स्पंज का टुकड़ा हो गया। क्या होगा बताओ, पानी और चीनी अंदर चली जाएगी क्या, जब सतह के अंदर पदार्थ चले जाते हैं, पदार्थ अंदर चले जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये सतह कहलाएगी आपकी एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। और ये जो कण है अंदर लिक्विड के जो हैं, गैस के जो हैं, वो कहलाएंगे एब्जॉर्बेट,
ये कहलाएगा आपका अवशोष्य और ये कहलाएगा अवशोषक। लीजिए डेफिनेशन क्या हो गई, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे द्रव अथवा गैस के कणों का, द्रव अथवा गैस के कणों का, द्रव अथवा गैस के कणों का ठोस की पृष्ठ के अंदर, ठोस की पृष्ठ के अंदर प्रवेश करके, ठोस की सतह के अंदर, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करके समान रूप से वितरित होना, समान रूप से वितरित होना अवशोषण कहलाता है। समान रूप से वितरित होना अवशोषण कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। वह पदार्थ जिसका अवशोषण होता है, वह पदार्थ जिसका अवशोषण होता है अवशोष्य कहलाता है, अवशोष्य कहलाता है। जबकि वह पदार्थ जिस पर अवशोषण होता है, अवशोषण होता है अवशोषक कहलाता है, अवशोषक कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों when particle of gas or liquid, when the particle of gas or liquid enter into the internal surface of bulk, internal surface of bulk and spread uniformly into the bulk is known as absorption, is known as absorption. The particles which get absorbed, is known as absorbate, and the surface is known as, and the internal surface of bulk is known as absorbent. समझ में आ गया बच्चों? अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपने दोनों सूजी भी डाल दी और चीनी भी डाल दी। ध्यान नहीं समझाने के लिए चीनी, क्योंकि गैस का मामला चल रहा है। आपने क्या करा, सूजी भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, तो इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो प्रोसेस काम में आएगी उसको हम लोग बोलते हैं जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं हम लोग जॉर्प्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शोषण। शोषण वो नहीं है जो आजकल राजनेता करते हैं जनता का, वो शोषण नहीं है, ये केमिस्ट्री का शोषण है। और केमिस्ट्री के शोषण में क्या किया आपने, यहाँ पर ये लिया, लिक्विड भी लिया, सूजी के पार्टिकल्स भी लिए, सूजी के पार्टिकल भी लिए और एक बल्क भी लिया। ये बल्क आपका हो गया। बल्क मतलब सॉलिड सरफेस, तो कुछ लिक्विड तो अंदर चला जाएगा, ठीक है, और सॉलिड, और जो आपके कुछ पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल होंगे वो सतह पर चिपक जाएंगे ऐसे। तो देखने पर आपको पता ये लगेगा कि भैया इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एडजॉर्प्शन भी हो रहा है। ये लीजिए, तो ये तो आपका हो गया एडजॉर्प्शन, सतह पर है ना भाई, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, और ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं हम लोग अवशोषण, और इस दोनों को बोलते हैं हम लोग शोषण। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए, जब किसी सतह पर अधिशोषण तथा अवशोषण, जब किसी सतह पर अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, जब किसी सतह पर अधिशोषण एवं अवशोषण, जब किसी सतह पर अधिशोषण एवं अवशोषण
दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो इसे शोषण कहा जाता है, तो इसे शोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? शोषण कहा जाता है। वह लिखेंगे इसमें इंग्लिश मीडियम में वाले लिखेंगे व्हेन एडजॉर्प्शन, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन both are takes place simultaneously, when adsorption and absorption both are takes place simultaneously, then it is known as absorption, then it is known as absorption। तो बच्चों तीन चीज पढ़ी हम लोगों ने, अधिशोषण एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अवशोषण क्या होता है, और डिजॉर्प्शन क्या होता है। मान लीजिए आपने कहा कि यानी पार्टिकल को दूर हटाना, निकालना है, इसको हटा के दूर भगाना, चिपकने नहीं देना है, तो जब इसको दूर भगाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विशोषण। क्या बोलते हैं बच्चों? विशोषण। अगर ये बोलते हैं इसको डिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं भैया? डिसॉर्प्शन। हिंदी में बोलते हैं विशोषण। लिखेंगे इसके अंदर गैस के कणों को, गैस के कणों को, गैस के कणों को ठोस की सतह से दूर हटाना, गैस के कणों को ठोस की सतह से दूर हटाना, दूर हटाना विशोषण कहलाता है, विशोषण कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रिमूवल ऑफ गैसियस पार्टिकल, removal of gaseous particle from the surface of bulk, removal of gaseous particle, removal of gaseous particle from the surface of bulk, from the surface of bulk is known as desorption, is known as desorption। removal of gaseous particle from the surface of bulk is known as desorption। तो बच्चों ये था हमारे पास में एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर। डायग्राम बना लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है? चलें भैया, चलिए। अगली चीज इसके अंदर आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण का प्रदर्शन मतलब अगर कहीं भी कोई गैस के कण ठोस की सतह पर चिपक रहे हैं तो उसको दर्शाते कहते हैं। तो देखिए बच्चों, या तो इसको दर्शाते हैं हम लोग स्लैश से, या दर्शाते हैं हाइफन से। ये आपका स्लैश है और ये हाइफन है, ठीक है? उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लीजिए पीडी की सतह पर H2 का, पीडी की सतह पर H2 का अधिशोषण, पीडी की सतह पर H2 का अधिशोषण, एडजॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एट दी पैलेडियम। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, आंसर में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है? ये लिख सकते हैं हम लोग। आंसर में कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास में इसको कैसे लिखा जा सकता है? PD/H2, इसका मतलब पीडी की सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषित हो रही है, या लिखा जा सकता है PD/H2। दोनों एक ही चीज है, अधिशोषण को दर्शा रहा है। बात समझ आ गई आपको? तो ये अधिशोषण को प्रदर्शित करने का तरीका है। लिख लेंगे इसे स्लैश या हाइफन, इसे स्लैश या हाइफन लगाकर
व्यक्त करते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे अधिशोष्य। लीजिए, it is denoted by slash or hyphen between adsorbent and adsorbate। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, कोई सिंपल सी बात है, ये आता तो है नहीं एग्जाम में। वैसे आप पहचान जाए ये निशान ये शो कर रहा है, ये साइन ही शो कर रहा है कि एडजॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के उदाहरण लिखेंगे बच्चों। अधिशोषण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के उदाहरण। अधिशोषण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शंस। अधिशोषण को उदाहरण लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे इसके अंदर। अधिशोषण के उदाहरणों में नंबर 1 लिखेंगे इसके अंदर H2, N2, O2, AR आदि गैसों का चारकोल की सतह पर अधिशोषण। अगर हम लोग मान लीजिए कोई चारकोल का पात्र है, उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन इनमें से कोई भी ले लेते हैं, तो क्या होता है बच्चों, ये जो गैसें हैं ये उसकी सतह पर जो आपका पात्र होता है, ये जो चारकोल का पात्र आपने लिया है उसकी जो सरफेस है उस पर चिपक जाती है। मैक्सिमम पार्टिकल क्या होते हैं, ये गैस के से पात्र की सतह पर चिपक जाते हैं। चारकोल का पात्र है, इसकी सतह पर क्या हो जाता है, गैस के कारण चिपक जाते हैं। यह एडजॉर्प्शन का उदाहरण है। पार्टिकल ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ चारकोल वेसल। दूसरा लिखेंगे, आपने देखा होगा जो चीनी है, अगर चीनी को आप पानी में ज़्यादा क्वांटिटी में घोलते हैं तो चीनी जो पानी का कलर होता है वो हल्का सा टर्बिड येलोइश हो जाता है, पीला हो जाता है। अब इस पानी को जब आप लोग जानते हो झिल्ली से, ये जानते हो चारकोल से छानते हैं तो कलरलेस हो जाता है। वापिस जो कलर के पार्टिकल होते हैं वो झिल्ली पर क्या होते हैं, रुक जाते हैं, जो कह सकते हैं अधिशोषित हो जाते हैं। लिख लेंगे इसके अंदर सेकेंड एग्जाम्पल, जब अपरिष्कृत शर्करा नॉन प्यूरिफाइड शुगर, अपरिष्कृत शर्करा, आप जैसे सिटीज़ में तो आपने देखा होगा कि जो चीनी है वो वाइट आती है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो चीनी एक वो भी आती है जो येलोइश पीले रंग की होती है। अच्छे से वो जब उसकी धुलाई प्रॉपर वे में नहीं होती तो हल्की सी येलोइश हो जाती है चीनी, ठीक है ना। आप गौर से देखेंगे ऐसी चीनी भी मार्केट में आती है जो येलो कलर की होती है, प्योर में होती है वो। तो अगर हम लोग कहें कि वो अनप्योरीफाइड है, अगर उस अनप्योरीफाइड जो येलो कलर की चीनी है, अगर जब हम लोग इसको पानी में घोलते हैं तो पानी का कलर येलो हो जाता है, और जब येलो हो जाता है तो जब उस पानी को हम लोग जानता झिल्ली से छानते हैं, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन से छानते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। पार्टिकल जो होते हैं, कलर के जो पार्टिकल होते हैं झिल्ली पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो लिख लीजिए इसके अंदर, जब अपरिष्कृत शर्करा के विलयन को, जब अपरिष्कृत शर्करा के विलयन को जानतर चारकोल से छाना जाता है, तो विलयन रंगहीन हो जाता है,
क्योंकि रंगीन कण चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे when solution of non-purified or unpurified sugar, when solution of unpurified or non-purified sugar filter through the animal membrane or animal charcoal, the solution become colorless, because colors particle adsorb at the surface of animal charcoal, इसके अलावा थर्ड अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तीसरी बात करें इसके अंदर, तो आपको पता है बच्चों, जब हम लोग किसी चाक को जिससे पढ़ाते हैं टीचर्स लोग, जब किसी चाक को हम लोग क्या करते हैं, इंक के अंदर डिप करते हैं, इंक के अंदर सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, इंक के अंदर इसको आपने डिप कर दिया। तो इंक के अंदर जब डिप करेंगे आप लोग, ये इंक के अंदर डिप कर दिया आपने, तो आप देखेंगे कि जो चौक होगी उसकी जो ऊपरी सतह होती है वो ब्लू हो जाती है। और ख़ास बात ये बच्चों, लेकिन जब इसको आप तोड़ते हो तो अंदर से वाइट ही निकलती है, तो पता ये लगता है कि पानी तो अंदर चला गया, लेकिन जो कलर के पार्टिकल हैं वो इसकी सतह पर ही चिपक जाते हैं। ये भी अधिशोषण का एक उदाहरण है, लिख लीजिए। जब चौक को स्याही के विलयन में डुबाया जाता है, तो रंगीन कण चौक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे when a chalk dip into the ink, then color particles adsorbed at the surface of chalk, इसके अलावा अगले एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, बच्चों, तो देखिए अगर हम लोग इसके अंदर आगे बात करें, अगला एग्जाम्पल हमारे पास में इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, यह हो गया आपके पास में। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज के अंदर चिमनी लगी रहती है और चिमनी में धुआं निकलता है, तो यहाँ पर एक अधिशोषक लगा दिया जाता है, और अधिशोषक से जब भी एयर निकलती है तो जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो तो चिपक जाते हैं और केवल एयर बाहर निकल पाती है, इसीलिए तो चिमनी लगाते हैं। समझ में आपको, ये भी अधिशोषण का उदाहरण है, लिख लीजिए। फैक्ट्री में चिमनी का प्रयोग कार्बन के कणों का अधिशोषण करने हेतु किया जाता है, इंग्लिश में लिखेंगे चिमनीज आर यूज्ड in factories for the adsorption of carbon particles, इसी तरीके से अगर फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो देखिए बच्चों, अगर आपने डाई पढ़ी हो, डाई भी कौन कौन सी, एक तो होता है मिथाइल ब्लू और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। अगर इसको भी हम लोग एनिमल मेम्ब्रेन से पास करते हैं तो ये कलरलेस हो जाती हैं, तो इनका जो कलर होता है वो चारकोल पर या यूँ कह सकते हैं मेम्ब्रेन पर चिपक जाता है। लिख लीजिए मिथाइल नारंगी तथा मिथाइल नीला रंजकों को जब जानतर चारकोल से छाना जाता है तो रंगीन कण चारकोल की झिल्ली पर अधिशोषित हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे when solution of methyl orange and methyl blue pass through the animal charcoal, the color particles adsorbed at the surface of filter paper or charcoal membrane,
चारकोल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया बच्चों? तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं आपके, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये किसके एग्जांपल्स हैं आपके? ये सारे आपके एडजॉर्प्शन के एग्जांपल है। समझ में आ गया आपको? बोलो, चलें आगे। इसके बाद में आगे की बात करते हैं बच्चों। इसमें यहां पर अगला टॉपिक आता है अधिशोषण की क्रियाविधि। अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की क्रियाविधि, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैकेनिज्म अगर इसके बारे में समझाते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो बहुत फेमस है वो है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये फॉर्मूला इसमें बहुत काम आता है बच्चों। क्या है फॉर्मूला? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ जो डेल जी है वो होती है गिब्स ऊर्जा, यहाँ पर जो डेल एच है वो होती है आपकी एंथैल्पी परिवर्तन। उसके बाद में टी आपका जो है ताप है, और डेल एस जो है आपका वो है एंट्रोपी। तो ये बच्चों अधिशोषण की क्रियाविधि के अंदर जो खास चीज हमारे काम में आती है वो है हमारे पास में एक इक्वेशन जिसको कहते हैं डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, जहाँ डेल जी हमारे पास में गिब्स ऊर्जा है, डेल एच एंथैल्पी है, टी ताप है और डेल एस एंट्रोपी। अगर हम लोग वैसे जनरल बात करें तो एंट्रोपी आपको पता होना चाहिए। एंट्रोपी क्या होता है भैया? एंट्रोपी मालूम है? एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी बोलते हैं डिस्टर्बनेस को। डिस्टर्ब हो जाता है ना कोई भी चीज, डिस्टर्बनेस, या इसको जो कह सकते हैं यादृच्छिकता, रैंडमनेस। इसको यूं समझ सकते हैं आप लोग एंट्रोपी को। मान लीजिए 4 बच्चे एक बेंच पर बैठे हैं और पिछले वाली बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं और पीछे उससे पीछे वाली बेंच पर 2 बच्चे बैठे हैं। तो हमने कहा भाई 4 वाले बच्चों को बोले तुम 2 बच्चे उठ के पीछे चले जाओ। जब 5 बैठे एक बच्चा उठ के पीछे चला जाओ, और 5 जब बैठे तो कहा 2 उठ के आप पीछे चले जाओ। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कणों की स्थिति में जो परिवर्तन है उसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, डिस्टर्बनेस बोलते हैं। या इसको यूं कह सकते हैं कि क्लास चल रही है, उसमें 20 बच्चे बैठे हुए हैं और 20 बच्चे बैठे हुए हैं, एकदम अचानक मान लीजिए उस क्लास के अंदर छोटा सा सांप आ जाता है। तो आप क्या करेंगे भाई? पूरी क्लास भागा दौड़ी हो जाएगी, भागने लग जाएंगे, तो भागो मच जाएगी। और जब भागो मच जाएगी तो आपको पता है कंडीशन क्या होगी? इसको कहते हैं कि निकाय की जो एंट्रोपी है वो चेंज हो गई। तो यूं कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल और डिस्टर्बनेस इज नोन एज एंट्रोपी। और आपको ये भी मालूम है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, हालांकि पढ़ाएंगे हम लोग, सबसे ज्यादा पार्टिकल जरूरत भागते हैं गैस के, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की, उससे कम होती है आपकी लिक्विड की, और सबसे कम होती है सॉलिड की। तो एंट्रोपी तो आप जानते ही हैं, यूं कह सकते हैं डिस्टर्बनेस को एंट्रोपी बोलते हैं। टेम्परेचर आप जानते ही हो। एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो ये ध्यान रखो आप लोग, चेंज इन हीट होता है, किसी भी चीज के ताप में परिवर्तन। और वैसे 11th में तो आपने पढ़ा ही होगा एंथैल्पी क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा होती है U, तो उसका ताप, उसका दाब और आयतन, इन तीनों का जो टोटल होता है, ठीक है, दाब और आयतन को मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो आंतरिक ऊर्जा है E से लिख लो या U से लिख लो, इनका जो टोटल होता है एंथैल्पी होता है। और वैसे एंथैल्पी बताऊं तो किसी भी चीज़ के जो यूँ कह सकते हैं हीट है, उसमें जो चेंज आता है, उसका हीट में जो चेंज आता है उसको एंथैल्पी बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए किसी का अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, वो 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो चेंज है ना, इसको भी हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अजान हो गई है,
अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लेना, करते हैं अगले लेक्चर में बात। तब तक के लिए धन्यवाद।